चलो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। मैं भेज दूंगा आपको। So am I audible properly to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Before we start, आज हम बेसिक पढ़ेंगे बेसिकली। बिफोर वी स्टार्ट, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डिनायल, कुछ भी, कोई पॉइंट दीपिका, कोई डाउट आपको? No, sir. मुझे ना ROI पूछना था। ठीक है। हेलो सर। हाँ, अभी से एक सर थोड़ा सा मुझे अपनी चीजें क्लियर करनी है क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं आ रही है सर बहुत टाइम से, तो मैं हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाऊं। तो सर कुछ चीजें मैं अपनी क्लियर कर लूं आपसे अभी? हाँ, क्लियर कर लो जी, 2-3 डिनायल्स हैं वो मैं आपसे क्लियर कर लेना चाहता हूं अभी। बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो। 2-3 डिनायल। हाँ, पहले TFL का मैं पूछ लेता हूँ आपसे। सर TFL के केस में जो होता है हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं, जनरेट होती हैं। पहली कंडीशन होती है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम जब करता है, अगर सही अगर गलत क्लेम करता है तो हम रिप्रोसेस करते हैं। और दूसरे कंडीशन में जब अगर क्लेम सही आया है तो मींस आफ्टर टाइम फॉलिंग लिमिट देन विल चेक आवर बिलिंग सॉफ्टवेयर व्हेन डिड ही फील द क्लेम। तब उस कंडीशन में सिर्फ सर हम बिलिंग सॉफ्टवेयर में जब जाते हैं तो वहां पे 2 कंडीशन और राइज होती है। पहला कि अगर डिनायल सही है तब हम चेक करते हैं कि जो TFL है वो गिवन टाइम में हुआ है या नहीं। अगर फाउंड होता है तब हम करेक्टेड क्लेम को सेंड कर देते हैं। अगर हमें बिलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है उस केस में हम जो है डायरेक्ट कॉल करते हैं क्लाइंट को। मैंने क्लाइंट को कॉल करने के लिए कभी नहीं बोला है, ठीक है। और क्लाइंट से डायरेक्ट उसको हम टैगिंग करते हैं, कॉल नहीं करते क्लाइंट को। हाँ हाँ सॉरी, टैगिंग। एक मिनट सर, मैं ये होती है कि TFL के केस में करेक्टेड क्लेम किस सिनेरियो में भेज रहे हो आप? TFL के केस में सर क्या आप जो करेक्टेड क्लेम भेजने के लिए बोला आपने अभी लास्ट में, वो क्यों भेज रहे हो करेक्टेड क्लेम? सर करेक्टेड क्लेम जब हम कुछ मिसिंग होती है तब हम जो है करेक्टेड क्लेम जो है भेजते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले में बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ, वो डिपेंड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। करेक्टेड, अगर उनको DX में कोई दिक्कत है, मतलब DX में कोई इशू है, तब हम कोडिंग को भेजेंगे। कोडिंग टीम कोई चेंजेस करती है तब करेक्टेड क्लेम जाएगा। अगर उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए तो मेडिकल रिकॉर्ड भेजेंगे। अगर उन्हें COB अपडेट करवानी तो COB अपडेट पेशेंट करते हैं, हम पेशेंट को बिल करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो व्हाट इन्फॉर्मेशन दे नीडेड, इंश्योरेंस नीडेड, राइट? ओके सर, ओके सर। तो सर मेरा हाँ सर बताइए। और आपका जो TFL का था, TFL में ये होता है कि TFL के सिनेरियो में हमें ये पता होना चाहिए उस इंश्योरेंस की टाइमली फाइलिंग लिमिट क्या है और क्लेम फाइल कब हुआ था। अगर आपको ये 2 चीज पता है तो आप इजीली, आपको TFL का डिटेल कोई बहुत वैसा नहीं है, कोई कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है दिमाग लगाने वाला। बस तुम्हें पता होना चाहिए TFL होता है क्या। TFL होता है एक इंश्योरेंस की टाइमली फाइलिंग लिमिट। उस टाइमली फाइलिंग के अंदर अगर क्लेम फाइल हुआ है तब तो इंश्योरेंस उसको पे करेगा, एल्स इंश्योरेंस विल नॉट पे। जैसे कि BCBS की टाइमली फाइलिंग लिमिट है 180 दिन की। 180 दिन की टाइमली फाइलिंग लिमिट है। वो कब से कैलकुलेट होती है? डेट ऑफ सर्विस से, जब पेशेंट ने ट्रीटमेंट ली थी। उस से अगर 180 दिन के अंदर क्लेम फाइल हुआ है, ठीक है, 180 दिन के अंदर क्लेम फाइल हुआ है तब तो सही है, इंश्योरेंस को पे करेगा। लेकिन 180 दिन के बाद फाइल हुआ है तब इंश्योरेंस को पे नहीं करेगा, इंश्योरेंस को डिनाई दे देगा TFL के लिए। टाइमली फाइलिंग लिमिट। सर आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? ओके सर, हाँ हाँ आ गई। सर दूसरा मेरा ये था डुप्लीकेट का सर। हाँ बोलो सर। तो डुप्लीकेट में सर जब डुप्लीकेट का डिनायल आता है तो उस केस में सर बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं हमारे पास। जब डिनायल आता है हमारे पास तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं। पहला 2 कंडीशन होता है। पहले तो एक सही डिनायल आया है, दूसरा
गलत डिनाइल है। अगर गलत डिनाइल है तो हम रिप्रोसेस कर देते हैं, सही डिनाइल आया तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस बनते हैं, जैसे कि सर फर्स्ट कंडीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, किसी डॉक्टर से मॉर्निंग में ट्रीटमेंट लेता है, फिर पेशेंट इवनिंग में ट्रीटमेंट लेता है सेम डॉक्टर से, बट सर्विस हमारी चेंज होती है, तो उस समय जो डॉक्टर क्लेम करता है वो डुप्लीकेट क्लेम में नहीं आता है, पहला कंडीशन। अगर सीपीटी अलग है तो वो डुप्लीकेट Yes, होगा, डुप्लीकेट कैसे होगा? सीपीटी अलग नहीं है। नहीं, मान लीजिए सीपीटी भी अगर सेम है, लेकिन हमारी सॉरी सीपीटी चेंज है, सीपीटी चेंज है तो डुप्लीकेट क्यों होगी? वो सीपीटी अलग है तो। यही सर, इसी जब डुप्लीकेट नहीं होगा तो उसके लिए हम करेक्टेड क्लेम जो है सेंड करते हैं। दूसरा कंडीशन तब बनता है जब लिसन अगर वो क्लेम डुप्लीकेट है ही नहीं और इंश्योरेंस ने अगर हाँ। उसको डुप्लीकेट दिया है तो आप उसको करेक्टेड क्लेम नहीं भेजोगे, आप रिप्रोसेस करवाओगे। गलत डिनाइल दिया इंश्योरेंस ने। नहीं तो वो तो मैंने बता दिया ना सर आपसे कि अगर गलत डिनाइल आया है तो उसमें रिप्रोसेस करते हैं हम जब गलत आता है। करेक्टेड क्लेम किस सिनेरियो में बोल रहे हो? हाँ यस सर। आप कह रहे हो ना करेक्टेड क्लेम भेजेंगे, वो किस सिनेरियो में बोल रहे हो? किस सिनेरियो में भेजेंगे करेक्टेड क्लेम? सर मतलब जब हम वहां पे जब मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, सुनो मेरी बात, ऐसा। होल्ड ऑन। आपके जो भी हाँ डिनाइल्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आप मुझे अलग से कॉल कर लेना 10 बजे के बाद। मैं आपको बता दूंगा। अभी काफी लोग हैं तो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो today we will start from the basic and I will try to complete it within 2 hours if possible. मोनिका और क्या नाम था, निर्मला, आपने कुछ देखा था? बेसिक का कुछ पढ़ा है अभी? हाँ जी सर, जो आपने वीडियो शेयर की थी ना, नोट्स कल भेजे थे, वो पढ़े थे बस। पढ़े थे। सीपीटी और डीएक्स में कुछ समझ में आया? क्या होती है सीपीटी और डीएक्स? सीपीटी और डीएक्स, डीएक्स तो जो मतलब पेशेंट को बीमारी है ना, वो सारे कोडिंग उसमें आती है। मतलब जो हम लिखते हैं डीएक्स में ना, राइट जैसे कोई बीमारी है तो उसको बीमारी का नाम नहीं लिखा जाता है, उसको न्यूमेरिक में कुछ कोड होते हैं उसमें लिखा जाता है, तो वो डीएक्स उसमें आता है। राइट राइट। और सीपीटी हमारा क्या कहते हैं, सीपीटी क्या था हमारा, हाँ, करेंट प्रोसेस टेक्नोलॉजी था, जिसमें एससीपीसी हेल्थ केयर कॉमन आता है, की फुल फॉर्म ये है। करेंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, राइट? हाँ, करेंट करेंट प्रोसीजर प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। और डीएक्स होती है डायग्नोसिस कोड। हाँ ठीक हाँ, तो मतलब उसमें ना लेवल होते हैं सीपीटी में, कि उसमें 5 डिजिट के कोड होते हैं, जो कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो अल्फा न्यूमेरिक और एक न्यूमेरिक। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। कौन? निर्मला? आपको, आपका नाम? निर्मला ही नाम है सर। यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, जब मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कौन। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोनिका और जो भी थे, जो नई जॉइनिंग थे, जो जिनका फर्स्ट डे, उनमें उनको बेसिक थोड़ा बहुत कुछ सीखा तो मुझे बता दो क्या समझ में आया? सर मोनिका दिस साइड। सर मैंने उसमें सीपीटी का पढ़ा था, ये करंट प्रोसीजरल टेक्नोलॉजी। इसमें लेवल होते हैं, लाइक जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, वो कोडिंग में जाती है। इसमें लेवल होते हैं। लेवल 1 में न्यूमेरिक कोड होते हैं, न्यूमेरिक में लिखना पड़ता है अल्फा, और लेवल 2 में अल्फा, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, और बाकी के 4 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। और ये डीएक्स वाला जो था, उसमें पेशेंट को क्या बीमारी है वो चीज बताई जाती है। ठीक है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। दीपिका, आई गेस आपका भी शायद बेसिक इतना क्लियर नहीं हुआ था। यस सर। ठीक है, तो बेटर होगा बेसिक से स्टार्ट करें। यस सर। Hello. Yes, Neha. Arjun, I wanted to ask you something. Yes, please. I wanted to know, is inclusive and bundled are same or they're different? Same. Inclusive or bundle is same. Acha, ठीक है. Okay. I was a little confused between these two now. So. ठीक है. So, do we are we supposed to learn these codes, और पूरा जैसे inclusive bundled है
वो पूरा पढ़ना पड़ेगा या फिर जैसे CO 97 और फिर दैट PR 26 मतलब ऐसे बोलना पड़ेगा इंटरव्यू में? किस तरीके से हमें पढ़ना है? नहीं देखो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल वर्क, आपके पास जो ईओबी आएगी, ईओबी में जो डिनाइल कोड भी लिखे होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। बट अगर आपको डिनाइल राइट, तो आपके लिए बेटर होगा, मतलब काम करना आपके लिए इजी होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, और ओके ओके। मैं आपको नेहा आपको नहीं, केवल सबको आज मैं 15 डिनाइल्स करके दूंगा, बट एक्सपेक्टेशन मेरी ये रहेगी कि आप उन 15 को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, ओके ओके ओके। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज दो कि मेरा ये डिनाइल्स क्लियर नहीं हो रहा है, डिनाइल्स क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको मतलब जो भी कंफ्यूजन है जो आप ग्रुप में पूछ लो। मेरी कोशिश है कि मैं इस हफ्ते में क्लोजिंग कराऊंगा काफी लोगों के, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। हम लोग एक चीज कर सकते हैं ना, जैसे अगर सबको जो कॉमन प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस इट ऑन द दैट्स व्हाई Zoom मीटिंग, राइट? बस पर्सनली क्वेश्चन हाँ आते हैं, मैं उनसे तभी बोलता हूँ कि आप ग्रुप में भेजो, तो जो जिसको अगर मैं एक बंदे को बताऊंगा, अगर वो ग्रुप में वही मैं हाँ बताऊंगा तो जी, काफी लोगों का डाउट क्लियर होगा। दैट्स व्हाई। हाँ हाँ राइट। तो हम लोग सब अपने टॉपिक्स उसमें शेयर कर लेंगे, तो आप यू कैन राइट इट डाउन एंड देन यू कैन एक्सप्लेन फर्दर। राइट, तो ये दैट विल बी इजी, है ना? तो विल डू दैट। ठीक है। ओके ओके, नाउ यू कैन कैरी ऑन। HIPAA हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट ये वैसे ड्यूरिंग वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक पता होना चाहिए गाइडेंस होती है। ये एक्ट आया था 1996 में आया था। इस एक्ट में क्या था, ये जब से एक्ट आया कुछ चेंजेस आ गए थे यूएसए की मेडिकल गाइडलाइन में, कि सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी थी। मतलब पहले जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते थे, मेडिकल रिकॉर्ड्स पेपर में होते थे कि पेशेंट की इतना वो हुआ है। इंडिया में भी ऐसे होता था, काफी टाइम तक हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिर सबके पास सिस्टम आ गए थे, इनके इन्वेंट हो गए थे सिस्टम के, डेस्कटॉप इन सबकी इन्वेंशन हो गई थी। तो रूल आए थे, काफी चेंजेस हुए थे। जैसे 1996 में पहला रूल आया था कि सब कुछ सब मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली सेव होंगे। ठीक है, एक दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिकली सेव होंगे। और दूसरी चीज आई थी कि कोई भी पेशेंट के बिना परमिशन के, किसी भी पर्सन की बिना परमिशन के, बिना आप उसकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई वो ROI, रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, साइन करवाया जाता है जब पेशेंट विजिट होता है, क्योंकि वो हिप्पा के रूल तोड़ेगा अगर पेशेंट से अगर साइन नहीं करवा रखा होगा। ROI क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। ROI साइन नहीं करवा रखा होगा, और वो डिटेल्स अगर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देता है प्रोवाइडर, जिसको डॉक्टर को प्रोवाइडर कहते हैं यूएसए में, ठीक है, भेज देता है, तो क्या होगा, पेशेंट केस कर सकता है। दैट्स व्हाई एक ROI फॉर्म होता है, रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो साइन करवाना होता है पेशेंट से। और कुछ और रूल्स आए थे, जैसे कि हर प्राइवेट कंपनी हो, उसको क्या देना होगा, अपने एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस देना होगा। ठीक है, ये कुछ 3-4 रूल्स आए थे हिप्पा जब एक्ट आया था, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। व्हेन दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर, सो देयर हैज बीन सम चेंजेस मेड इन द यूएस हेल्थ केयर। सो दीज आर द बेसिक थिंग। बेसिकली हम हिप्पा जो पढ़ते हैं, अगर आप कभी ज्वाइन कर रहे हो, जैसे किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप बहुत बार आपसे एक सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे में हिप्पा की डेफिनेशन पूछी जाएगी, हिप्पा होता क्या है। तो हिप्पा यही होता है कि सारी चीजों को, सारी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपको सीक्रेट रखना है, और किसी को शेयर नहीं करना है ऐसे। ठीक है, यही सब चीजें होती है हिप्पा में, और ज्यादा इतना ड्यूरिंग वर्क से रिलेटेड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ, बस इसकी डेफिनेशन याद कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। रूल्स अंडर हिप्पा, PHI थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। ये PHI हिप्पा का एक पार्ट है, जो कि क्या होता है, पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। जो आपको मैंने एक पार्ट बताया था कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के बिना शेयर नहीं कर सकते, तो PHI हिप्पा का एक रूल्स है। जैसे मैंने आपको कुछ और रूल्स बताए थे कि सारे इन्फॉर्मेशन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली सेव होगी। और दूसरा रूल, जब भी कोई सारी कंपनीज में क्या होना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज को सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस। तो ये जो हिप्पा के कुछ रूल्स आए थे, उसमें से एक रूल्स है PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। PHI याद कर लो, बाकी जो कंपनी का जो बताया वो आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करने वाला, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको मैंने केवल नॉलेज के लिए बता दिया। बट PHI इट इज लाइक, ये चीज आपको बताना चाहिए। PHI क्या होता है, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आपको काम ही करना है। जब आप काम करोगे जिस भी सॉफ्टवेयर में, उसमें क्या होगा, आपके पास पेशेंट की डिटेल्स होती है। आप पेशेंट की डिटेल्स आप कहीं पे शेयर नहीं कर सकते बिना परमिशन के। ठीक है, और बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते रहूंगा।
हाँ, ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है। अब देखो टर्मिनोलॉजी क्या होती है। टर्मिनोलॉजी, लेट से अगर आपको कोई भी चीज सीखना हो, चाहे कोई भी आपको कोई गेम सीखना हो या कोई भी, लेट से आपको अगर क्रिकेट ही सीखना हो, ठीक है, क्रिकेट सीखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स, बॉल, नो बॉल, ओवर क्या होता है, मैडन ओवर क्या होता है, राइट, उसकी पिच कितने यार्ड की होती है, तो ये सब उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। कोई भी अगर गेम, जैसे आपको चेस भी सीखना है, तो चेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो हाथी होता है वो कैसे चाल चलता है, घोड़ा कैसे चाल चलता है, ढाई चाल चलता, मतलब ये सब उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। बिकॉज अनलेस यू विल, जब तक आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी उस चीज की, आपको वो चीज क्या होगा, वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो बेसिकली यूएस हेल्थ केयर को समझने से पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि सब्सक्राइबर क्या होता है, स्पाउस क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक होती है ये सब चीजें। सब्सक्राइबर क्या होता है, लेट्स से सब्सक्राइबर इज दैट वन हु इज द ओनर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। लेट्स से अगर मैं, इफ आई एम वर्किंग इन सम कंपनीज और उस कंपनी ने मेरे को क्या दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, तो सब्सक्राइब, लेकिन उस इंश्योरेंस जो कार्ड मेरे को मिला हुआ इंश्योरेंस का, उसमें मेरी पूरी फैमिली कवर है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का रूल है कि आप भी कवर रहोगे, आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन और आपके पेरेंट्स, ये सब कवर होंगे। बट सब्सक्राइबर कौन है? मैं। सब्सक्राइबर मैं हूँ। डिपेंडेंट कौन होंगे? डिपेंडेंट होंगे मेरे पेरेंट्स और मेरे चिल्ड्रंस, दिस विल बी डिपेंडेंट। सब्सक्राइबर कौन होगा? ओनर कौन है उस पॉलिसी का? मैं। मेरी वजह से सबको पॉलिसी मिली है। आई एम द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, लाइक मेरी वाइफ, ठीक है, स्पाउस होगी, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ये सब डिपेंडेंट, वो उस पर डिपेंडेंट, मतलब, ठीक है। जो भी अगर किसी को कुछ भी कहीं पे भी क्लियर होगा तो ही कैन इंटरप्ट मी एंड he or she can ask the question. Okay, sir. और दूसरी चीज है डिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट इज बेनिफिट। बेनिफिट इज अ वेरी बेसिक थिंग। लेट्स से जब भी कोई क्लेम जाएगा तो उस क्लेम में जो भी इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा है उसी को हम बेनिफिट कहते हैं। द बेनिफिट, द रीइंबर्समेंट गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द ट्रीटमेंट और सर्विस प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दी गई है उसके अगेंस्ट में प्रोवाइडर को कौन पेमेंट कर रहा है? रीइंबर्समेंट दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो दैट इज बेनिफिट। बेनिफिशियरी इज द वन हु इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट, राइट। बेनिफिशियरी इज द वन जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है, दैट विल बी बेनिफिशियरी। अब हम तीन चीज पढ़ेंगे यहाँ पे। बेनिफिशियरी तक हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट, एओबी, और एक होता है आरओआई, एक होता है एबीएन। यहाँ पर बेसिकली है नहीं, बट आगे है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब हम आरसीएम साइकिल पढ़ेंगे, रेवेन्यू एंड साइकिल मैनेजमेंट साइकिल। उसमें क्या होता है, वेन एवर पेशेंट विजिट टू प्रोवाइडर ऑफिस, उससे 3 फॉर्म साइन करवाए जाते हैं। सुमन, आपका क्वेश्चन था आरओआई क्या होता है? रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, आरओआई, ठीक है। उसमें क्या होता है रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन में? पेशेंट से एक फॉर्म साइन करवाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि हम आपकी परमिशन के बिना आपकी डिटेल्स हम इंश्योरेंस कंपनी को शेयर कर रहे हैं। कौन साइन करवाता है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कौन है? डॉक्टर। इट इज अ फॉर्म विच इज साइंड बाय द पेशेंट एंड ही इज गिविंग अथॉरिटी दैट provider can share his or her details to the insurance company. That is called ROI, release of information. ये एक फॉर्म होता है। सर, हाँ, सर प्रोवाइडर साइन करवाता है पेशेंट से, राइट। प्रोवाइडर साइन, इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रोवाइड कराने के लिए इंफॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि देखो जब क्लेम फॉर्म जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्लेम फॉर्म कौन भेजता है? डॉक्टर। सबसे पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, बिकॉज मैं भी कंफ्यूज कि वी आर वर्किंग फॉर डॉक्टर्स, वी आर वर्किंग फॉर प्रोवाइडर। हम डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं, हमको हमारा क्लाइंट कौन है? डॉक्टर। हमें पेमेंट कहाँ से मिले? प्रोवाइडर। वी आर नॉट वर्किंग फॉर पेशेंट, वी आर नॉट वर्किंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, वी आर वर्किंग फॉर प्रोवाइडर, राइट। ये सबको पता होना चाहिए, वी आर वर्किंग फॉर प्रोवाइडर। तो जब हमारा डॉक्टर क्लेम फॉर्म भेजता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो क्लेम फॉर्म में क्या होता है? क्लेम फॉर्म में 33 बॉक्सेस होते हैं और पेशेंट की डिटेल्स होती है। पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेशेंट की डेट ऑफ सर्विस, सब कुछ होता है, नाम, एड्रेस, ये सब चीज होता है, डीएक्स, सीपीटी। तो पेशेंट की डिटेल्स शेयर हो रही है, कहाँ पे शेयर हो रही है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो उससे आरओआई साइन करवाया जाता है, रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट वी आर शेयरिंग योर डिटेल्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए आरओआई फॉर्म साइन करवाया जाता है। गॉट दिस पॉइंट? यस। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? अतुल, सचिन गहलोत, किसी को क्वेश्चन यहाँ तक?
नो सर। सुमन, आरओआई कंफर्म हुआ आपको? क्या होता है आरओआई? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा आरओआई क्लियर हो गया। नाउ वी आर कम इनटू द पॉइंट। 3 पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, आरओआई, एओबी और एबीएन। व्हाट इज एओबी? असाइनमेंट बेनिफिट क्या होता है? अभिषेक, रुक्मणी, व्हाट इज एओबी? I guess you have taken the basic class, हेलो right? हेलो Yes, Abhishek. Yes, Abhishek. सर, एओबी बताना है। Yes. एओबी सर एग्रीमेंट होता है। एओबी मींस इट इज लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी। In that, patient requested to the insurance company to pay all the medical benefits to the provider. That is AOB. Can you repeat? Yes, sir. AOB, assignment of benefits, means it is like an agreement between patient and insurance company. In that, patient requested to the insurance company to pay all the medical benefits to the provider. Patient is not. In the last part you said patient is requesting. Sorry. देखो, असाइनमेंट बेनिफिट क्या होता है? असाइनमेंट बेनिफिट भी एक फॉर्म साइन करवाया जाता है पेशेंट से, प्रोवाइडर करवाता है। क्यों करवाया जाता है? प्रोवाइडर, उसमें ये लिखा होता है कि हम आपके बिहाफ में, प्रोवाइडर उस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम पेशेंट के बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले रहे हैं? रीइंबर्समेंट लेंगे। रीइंबर्समेंट वो पेमेंट किसको जा रही होती है? वो डॉक्टर को जा रही होती है। सर एक मिनट। हाँ। सर आपने बताया था कि ये एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में। इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में? यस सर। यस सर, पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। यस सर, आपने यही बताया था हमें कि इंश्योरेंस और कंपनी के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और पेशेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी से। किसी मतलब डिमांड करता है, क्लेम नहीं। पेशेंट रिक्वेस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल बेनिफिट्स देने के लिए। जी, जो डॉक्टर ने उसको बोले मतलब जो डॉक्टर को प्रोवाइड कर, मतलब वो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। यस सर। देखो, जो आप कह रहे हो ये भी कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली क्या हो रहा है, वो जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट किसको जा रही है? प्रोवाइडर को जा रही है। प्रोवाइडर को। ठीक है, प्रोवाइडर को। यस सर। तो एग्रीमेंट इंश्योरेंस और पेशेंट के बीच में तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बट साइन करवाता है प्रोवाइडर, साइन करवाता है उसमें, पेशेंट से साइन करवाता है पेशेंट से। हाँ, उस फॉर्म में ये लिखा होता है कि प्रोवाइडर कैन टेक द रिइंबर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट। जो डॉक्टर है वो रिइंबर्समेंट ले सकता है पेशेंट के बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी से। दैट इज द फॉर्म एओबी, असाइनमेंट ऑफ। सर आप एक बार इसकी डेफिनेशन बोल दीजिए, क्योंकि नोट्स में कुछ और लिखा हुआ, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो अभी बताया वो लिखा हुआ है। देखो ये सर क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ? यस सर, यस सर, दीपिका मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। जो आपने बताया था वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने कब बताया था? मेरे को याद नहीं है सर। 4-5-6 दिन पहले की क्लास में आपने बताया था कि सर नोट्स में भी यही लिखा हुआ है। यस सर, यस सर, नोट्स मेरे सामने नोट्स खुला हुआ है दीपिका। असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट, इट इज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पेशेंट wherein he or she declares that the reimbursement of treatment should be given to the doctor to the patient where provider is non-contracted participating। सी तो लिखा हुआ है सामने जो बताया है। ये नहीं सर, ये नहीं है सर, ये सर वो दूसरा है, मतलब हम लोगों ने जो बताया वो लिखा हुआ है। यस सर, आप वो मैम सही। सर ये ईओबी तो नहीं बता रहे। एओबी सर जो ये नहीं है, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स ही बता रहे हैं, एओबी। हाँ यस। दीपिका आपने सर क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ? यहाँ से पढ़ाया, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे? सर जो मेडिकल थ्योरी वाला आपने पीडीएफ डाला उसमें एक बार मेरे को वो स्क्रीनशॉट सर भेज। आप बता दीजिए, मैं अभी अपना चेंज कर लूंगा, करेक्ट कर लूंगा। चेंज मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को एक बार दिखला दो आपने कहाँ से पढ़ा है, कोई वो देखो। ठीक है, मैं अभी तो आप सर मैंने भेज दिया मैंने। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं सर। भेज दिया मेरे को।
the aggregator to tell the company in that patient requested to the फिर ये मेडिकल थ्योरी कन्वर्टेड में आपने भेज okay, दिया। okay, patient has to sign this COB, assignment of benefit. Okay. ठीक है, देखो अगर आपने ये याद कर लिया इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। बट जो ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है, डॉक्टर उससे साइन करवा रहा है पेशेंट से एओबी फॉर्म, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट। उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट पेमेंट इवेंचुअली किसको जाएगी, प्रोवाइडर को जाएगी। जो आपने बोला है ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने याद कर लिया ठीक है, कोई आप उसको चेंज मत करो, बिकॉज बार बार चेंज करते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको जो हमारा एक्शन हो रहा है, एक्शन लास्ट में क्या हो जा रहा है, पेमेंट किसको जा रही है, प्रोवाइडर को जा रही है। ठीक है, अगर प्रोवाइडर पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है या ये भी कर रहा है, फॉर्म भी साइन हो रहा है, बट रिजल्ट तो हमारा सेम ही निकल रहा है कि पेमेंट किसको हो रही है, प्रोवाइडर को हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के बिहाफ में, क्योंकि पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है प्रोवाइडर को, डॉक्टर को। ठीक है, सो डोंट। सर एक चीज पूछनी थी इसमें, जैसे एओबी की जो आप बता रहे हो कि बेनिफिट है जो पेशेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइडर को, मतलब अपने पैसे पे कर रहा है, तो वो इंश्योरेंस वाले में से ही तो कटेंगे ना उसके पैसे से, मतलब इंश्योरेंस की तरफ से पे करेगा ना वो प्रोवाइडर को, पेशेंट इंश्योरेंस पे करेगा पेशेंट की तरफ से प्रोवाइडर को। हेलो, हाँ, बोलो। हेलो, प्रोवाइडर को, है ना? मीटिंग यस थोड़ी देर में ठीक है सर। मीटिंग वॉइस कट रही है आपकी। वॉइस कट रही है, मैं कह रहा हूँ मीटिंग थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, 10 मिनट में आप ज्वाइन कर लेना दोबारा से, यही कह रहा हूँ बस। सर ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर, इसमें जो अच्छा। ये फॉर्म साइन होता है उसी के बिहाफ पे तो सर प्रोवाइडर डायरेक्ट इंश्योरेंस से पेमेंट ले सकता है ना? पहले तो ये बताओ कौन बोल रहे हो, थोड़ा लाउडली बोलो। अतुल आप बोल रहे सर हो? अतुल कुमार जी। हाँ, सर जी सर। और लाउडली बोलो। सर जो ये पेशेंट ये फॉर्म को साइन करता है इसी के बिहाफ पे तो सर लेता है ना, तो ये प्रोवाइडर डायरेक्ट इंश्योरेंस से पेमेंट जो लेता है सर। हाँ। हेलो हम्म। सर, ये सीओबी का भी मैं थोड़ा सा अपना क्लियर कर लूंगा आपसे, थोड़ा आप मत बताना, पहले मैं क्लियर कर लूँ अपना। अभिषेक रुकमनी, गो अहेड। यस सर, मैं बता रहा हूँ सर। ईओबी का जो है मैनेज मतलब ईओबी का सीओबी का मतलब सॉरी सीओबी का जो मैंने पढ़ा है सर, सीओबी में क्या होता है कि पेशेंट के पास दो क्या कहते हैं वो होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं दो। तो उस कंडीशन में उसको जब अपडेट कराता है तो उस टाइम उससे पूछा जाता है कि आपको कौन सी प्राइमरी रखनी है, कौन सी सेकेंडरी रखनी है। हाँ सर सही हूँ? हाँ, यही होता है सीओबी जी। सब पेशेंट से थोड़ी पूछा जाता है, वो तो सीओबी बताता है ना हमें। नहीं, तो वो सीओबी जो है पेशेंट की, सीओबी पेशेंट ही अपडेट करता है, कोऑर्डिनेशन पेशेंट ही अपडेट करता है। पेशेंट के पास ओके सर। मल्टीपल इंश्योरेंस है, तो it is decided by the patient which insurance should be primary and which insurance should be secondary. ओके सर। पेशेंट के पास अगर दो इंश्योरेंस है तो पेशेंट डिसाइड करेगा कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी होगा, कौन सा इंश्योरेंस सेकेंडरी होगा। ओके सर ईओबी में क्या होता है कि सारी डिटेल्स होती हैं, पेशेंट की सारी डिटेल्स जो होती हैं ईओबी में ही होती है। हाँ, ईओबी में ही होती है जी। बाकी काफी लोग नहीं हैं तो उनको भी क्लियर करना है ना। हाँ, विद डीएक्स नंबर। सर पेशेंट दो इंश्योरेंस क्यों रखेगा? पेशेंट रखते हैं जिनके पास पैसा होता है, रखते हो दो इंश्योरेंस, तीन भी रखते हैं, 3 इंश्योरेंस भी होते हैं। देखो रीजन क्या होता है रखने का, क्योंकि जब भी आप इसका रीजन नहीं, देखो ऐसा होता है अगर मान के चलो आप पेशेंट ने कोई एक इंश्योरेंस ले रखा है तो उसमें ना कुछ इस तरह से एग्रीमेंट होते हैं कि कुछ डिडक्टिबल लगेगा, जो हमने डिडक्टिबल पढ़ा था, डिडक्टिबल पूरा होने के बाद फिर कुछ कोपे और को इंश्योरेंस लगता है। वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इतना को इंश्योरेंस लगाएंगे, इतना कोपे लगाएंगे 1 साल का, कुछ वो होता है फिक्स होता है उनका, ठीक है, हर ट्रीटमेंट पे। तो पेशेंट को इंश्योरेंस भी नहीं देना चाहता अपनी जेब से, को इंश्योरेंस कोपे नहीं देना चाहता कि मैं तो पे नहीं करूंगा, तब क्या करता है वो थोड़ा सा प्रीमियम देके, थोड़ा सा पैसा देके सेकेंडरी इंश्योरेंस ले लेता है कि आप जो भी कोपे को इंश्योरेंस जाएगा वो मेरा सेकेंडरी इंश्योरेंस पे करेगा, तब वो ले लेते हैं सेकेंडरी इंश्योरेंस। आए समझ में? मान के चलो उनका सर सेकेंडरी, फिर सर सेकेंडरी इंश्योरेंस में भी तो देना पड़ेगा कोपे और को इंश्योरेंस। फिर प्राइमरी का को इंश्योरेंस सेकेंडरी पे करता है ना।
और सर सेकेंडरी को भी तो देना पड़ेगा ना हमको, पेशेंट को। सेकेंडरी को प्रीमियम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, अगर मान के चलो 1 साल का को इंश्योरेंस पेशेंट का $300 जा रहा है एवरेज, मान के चलो $300-400 जा रहा है 1 साल का, अब उसको सेकेंडरी इंश्योरेंस मिल जा रहा है $200 में, तो क्या फायदा रहेगा पेशेंट के लिए? दूसरा इंश्योरेंस लेना फायदा रहेगा, सेकेंडरी इंश्योरेंस। क्योंकि जो $300-400 को इंश्योरेंस जा रहा है पेशेंट का, तो $400 अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो पेशेंट को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। लेकिन उसके पास अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो सेकेंडरी इंश्योरेंस वो $200 में परचेज कर ले रहा है, जो प्राइमरी $400 छोड़ रहा है वो सेकेंडरी पे कर दे रहा है, तो उसके $200 बचे जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो COB, AOB, I hope everyone is clear. AOB, what is AOB? Nirmala, Jyoti, Monica, those who are new. हेलो सर, निर्मला। असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट है AOB की फुल फॉर्म। इसमें ना जो पेशेंट होता है वो प्रोवाइडर को क्या कहते हैं रिम्बर्समेंट देता है, ट्रीटमेंट का पे करता है प्रोवाइडर को। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ, तो सर AOB में यही होता है कि जो पेशेंट होता है वो प्रोवाइडर को अपनी तरफ से डिक्लेयर करता है, रिम्बर्समेंट पे करता है ट्रीटमेंट का। कौन डिक्लेयर करता है? पेशेंट डिक्लेयर करता है डॉक्टर को। क्या डिक्लेयर करता है? रिम्बर्समेंट पे करता है, अपना पेमेंट मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट का पे करता है, रिम्बर्समेंट देता है ट्रीटमेंट का, जो उसने ट्रीटमेंट कराया वो डॉक्टर को पे करता है उसके लिए इंश्योरेंस की तरफ से। पेशेंट हाँ डिक्लेयर करता है कि इंश्योरेंस विल पे। पेशेंट डिक्लेयर करता है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है। और COB? और COB में कोऑर्डिनेट ऑफ बेनिफिट है COB की फुल फॉर्म। उसमें पेशेंट डिक्लेयर करता है अपने प्राइमरी और सेकेंडरी इंश्योरेंस की, कौन सा उसका प्राइमरी और कौन सा उसका सेकेंडरी है इंश्योरेंस है। और उसके बाद उसमें बाद में पेशेंट का ऑर्डर डुप्लीकेट, अब मुझे तो इतना ही पता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। अभी इतना पता है, फाइन है, कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया। एक बार आप दोबारा COB के बारे में डिस्क्राइब कर देना दोबारा से बताया। अर्जुन, ये ऐसा होता है क्या कि इंश्योरेंस कंपनी पे करने से पहले जो पेशेंट होता है उसे कुछ इनिशियल अमाउंट पे करना पड़ता है प्रोवाइडर को बिफोर इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स पेइंग टू द प्रोवाइडर? दैट इज डिडक्टिबल। अच्छा, ओके, that is deductible. that is the first payment goes to the provider, right? Right. Deductible is that amount which patient has to pay first before insurance starts paying on the claim. को-पे भी पढ़ेंगे, को-इंश्योरेंस भी पढ़ेंगे, दोनों चीज पढ़ेंगे हम, को-पे भी, को-इंश्योरेंस भी, डिडक्टिबल भी। So COB is what? सबसे पहले मुझे बताओ आज फर्स्ट क्लास किसकी थी? एक तो होगी निर्मला, दूसरी होगी मोनिका, और कौन है? दो लोग और थे ना? शिवानी। शिवानी है, आज है अवेलेबल? यस। ठीक है, शिवानी और चौथा एक, 4 लोग थे। देखना पड़ेगा कौन से 4, एक सेकंड रुकना। अतुल तो है, चलो ठीक है, 3 ही है शायद आई गेस, और शिवानी, निर्मला, मोनिका 3 ही अभी है ना? ठीक है, कोई ओके, सबको समझ में आ रहा है? निर्मला, मोनिका and Arjun, insurance needs to be renewed once a year or it goes according to the patient? इंश्योरेंस रिन्यू ये डिपेंड करता है कि पेशेंट ने वो इंश्योरेंस कितने साल के लिए लिया। अगर जैसे मान के चलो वो 3 साल के लिए है तो 3 साल के बाद उससे रिन्यू करना पड़ेगा। अब वो टर्मिनेट हो जाएगा 3 साल के बाद, अब उसको दोबारा से कर लेना है, वही चीज कंटिन्यू रखना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हो जाता है तो हम सेकेंडरी इंश्योरेंस से हम लोग डिडक्ट करेंगे, राइट? अगर क्या हो जाता है? अगर ये उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है, हाँ, तो हम लोग सेकेंडरी को फाइल करेंगे। बट अगर हमने सेकेंडरी को फाइल कर दिया तो वो COB का डिनाइल दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट ने COB अपडेट करवा दी उस इंश्योरेंस को बोल के कि अब आप ही मेरे प्राइमरी इंश्योरेंस हो सेकेंडरी को,
तब तो पेमेंट पे कर Okay. देगा, लेकिन अगर पेशेंट ने सीओबी अपडेट नहीं कर हम्म। पाई तो वो इंश्योरेंस डिनाइल दे देगा। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस अभी तक सेकेंडरी था, उसको यही पता है कि मैं सेकेंडरी हूँ, मुझ में प्राइमरी के बाद पे करूंगा, Okay. तो उसके पास हमने डायरेक्टली ठीक है। फाइल कर दिया, वो सीओबी का डिनाइल दे देगा। लेकिन अगर पेशेंट ने उसको अपडेट करवा दिया, जैसे उसका प्राइमरी इंश्योरेंस टर्मिनेट हुआ, तुरंत हाँ जी। अपडेट करवा दिया कि आप ही मेरे प्राइमरी इंश्योरेंस है, आपको प्राइमरी पे करना होगा, तब तो वो पे कर Okay, देगा। okay. नहीं सीओबी अपडेट करवाएगी तो वो सीओबी का डिनाइल दे देगा। एंड कभी कभी अमाउंट एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो फिर पेशेंट से लेंगे वो, अमाउंट एक्सीड हो जाता है मींस मतलब समटाइम्स थोड़ा जब भी सा कोई इसको वो करो, एक्सप्लोर करो। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो कोई भी अपना कि ट्रीटमेंट ले रहा है किसी भी चीज का, है ना, उसका अमाउंट अगर एक्सीड हो जाता है, जितना इंश्योरेंस है उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होगा इस केस में? तो मैक्सिमम बेनिफिट का जो डिनाइल आता है, जैसे कोई सीपीटी है, उस सीपीटी का एक फिक्स कर रखा है कि हम आपको $1048 ही पे करेंगे सीपीटी के लिए 1 साल में, और अगर पेशेंट ने उससे ज्यादा की ले लिए तो अगर कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उसको फाइल कर देंगे, नहीं तो फिर बिल टू पेशेंट जाएगा। ये मेडिकल अच्छा, मैक्सिमम बेनिफिट का डिनाइल आ गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो प्लीज आस्क द क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लास, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट है, इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट, राइट। ये सबके लिए सचिन गहलोत, आई हैव सीन यू आस्क वेरी फ्यू क्वेश्चन, और मैं भी आपको भूल जाता हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाई इफ यू आर अवेलेबल इन यूओबी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, एक्सप्लेनेशन तक सीओबी तक क्लियर हो गया शिवानी? Yes. हाँ, ये सर हो गया। ठीक है, सो नाउ